हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 10 माइन वर्किंग्स। इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी पार्ट 1 देख लिया था। पार्ट 1 में हमने सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान देखा था, उसके बाद में मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग देखा था, फिर बाद में मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग देखा था। उसके बाद में हमने यहाँ पे रिक्लेमेशन देखा था, स्पॉइल बैंक्स देखा था एंड ट्रांसपोर्ट रूल्स देखा था। अब उसके बाद में हम देखने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 110 रेगुलेशन 110 कोड ऑफ प्रैक्टिस। द मैनेजर ऑफ एवरी माइन shall before introducing any machinery or new operation connected with his mine frame and enforce code of practice not being inconsistent with the act or these regulations for each such machinery or operation as the case may be। मैनेजर क्या करेंगे? कोई भी नया नया ऑपरेशन या नई मशीनरी अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो नया ऑपरेशन या मशीनरी इंट्रोड्यूस करने के पहले एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे उस ऑपरेशन से रिलेटेड या उस मशीनरी से रिलेटेड, और उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। उस कोड ऑफ प्रैक्टिस को एनफोर्स करेंगे अपने माइंड्स में। The code of practice shall be framed with due regards to the type, size and capacity of a machinery or operation in use। Code of practice क्या करेगा? Framed with the due regards to the type, size and capacity उस मशीनरी की, इसको रिगार्ड्स रखे, इसको ध्यान में रखते हुए और ऑपरेशन, उसके ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाना है। prevailing local conditions and a copy of the same shall be submitted to रीजनल इंस्पेक्टर। और उस कोड ऑफ प्रैक्टिस की कॉपी किसको सबमिट करना है? रीजनल इंस्पेक्टर को करना है, who may at any time by an order in writing require such modifications in the codes as he may specify therein, provided that in mines where such machinery are already in use or operations in practice, the said code of practice shall be framed and enforced within 90 days from the date of coming into force of this regulation। आगे देखते हैं हम सब रेगुलेशन 110। रेगुलेशन 110 का सब रेगुलेशन 3 क्या बोल रहा है? द कोड ऑफ प्रैक्टिस इंटर एलिया shall provide for safe operating procedures for machinery or operation to which it relates to। कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या क्या प्रोवाइड करेगा? कोड ऑफ प्रैक्टिस हमको प्रोवाइड करेगा सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स प्रोवाइड करेगा फॉर द मशीनरी या फिर उस ऑपरेशन से रिलेटेड। Next, examination and testing of the machinery before first use, after erection, installation, reinstallation, modification, alteration, maintenance और repair। उसमें क्या रहेगा? और कोड ऑफ प्रैक्टिस में एग्जामिनेशंस क्या क्या करना है और टेस्टिंग क्या क्या करना है मशीन को यूज़ करने के पहले, आफ्टर जब उसको बनाया जा रहा है, उसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, री इंस्टॉलेशन किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है, अल्ट्रेशन किया गया है या मेंटेनेंस किया गया है या रिपेयर किया गया है। इसके बाद में जब भी पहली बार यूज़ करेंगे तो उसमें क्या क्या एग्जामिनेशंस करने हैं और क्या क्या टेस्टिंग्स करने हैं, ये सारी चीज़ें कोड ऑफ प्रैक्टिस हमें बताएगा। नेक्स्ट, शेड्यूल एंड नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, क्या क्या एग्जामिनेशंस करने हैं, कब कब करने हैं, किस तरीके से होना है, एंड टेस्टिंग ऑफ द मशीन, और उसके टेस्टिंग्स क्या क्या रहेंगे, इंक्लूडिंग इट्स sub assemblies and as to ensure its safe operation। Next, the manner in which the records of examination shall be kept, उसके records कैसे रखने हैं उसका भी code of practice उसमें रहेगा। The procedure, the owner, agent or manager of every mine shall hand over copies of such code of practices to concerned officials and persons and ensure effective enforcement thereof। A copy of code of practice framed under subregulation 3 shall always be kept in the office of the mine and also at respective places such as operation and or machinery। Development work, regulation 111 111 regulation development work important है। The dimensions of pillars and galleries and the shape of pillars framed in any seam or section shall be such as to ensure stability during the formation and extraction of pillars and during the period between such formation and extraction। पिलर अंडरग्राउंड वर्किंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे।
पिलर्स और गैलरीज का साइज जो है, उसके जो डायमेंशंस है और शेप है, शेप ऑफ पिलर्स फॉर्म्ड, वो क्या इंश्योर करेंगे? इंश्योर स्टेबिलिटी। कब 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 उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है? ड्यूरिंग फॉर्मेशंस, जब वो पिलर्स बनाए जा रहे हैं तभी भी स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है। उसके बाद में ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शंस, जब पिलर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जब डीपिलरिंग हो रही है, तभी भी उनको स्टेबिलिटी। एंड उसके बीच का जितना भी पीरियड रहेगा, उस पूरे पीरियड में वो पिलर्स स्टेबल रहे, वो गैलरी स्टेबल रहे, इस तरीके का साइज और शेप, उसका डायमेंशन और शेप रहना चाहिए। Save with the previous permission in writing of the regional inspector and subject to such conditions as he may specify therein. No gallery in seam or section shall exceed 3 meter in height or 4.8 meter in width at any place. कोई किसी भी जगह पे गैलरी का साइज यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। गैलरी का साइज जो है, उसकी हाइट जो है वो किसी भी कंडीशन में 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो विड्थ है 4.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर प्रीवियस परमिशन है आपके पास में रीजनल इंस्पेक्टर से कि किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में कि हाइट ज़्यादा, इससे 3 मीटर से ज़्यादा है, या फिर 4.8 मीटर से विड्थ ज़्यादा है, ज़्यादा रखनी है, तो प्रीवियस परमिशन आपको चाहिए ऐसे वर्किंग्स करने के पहले रीजनल इंस्पेक्टर आपको देंगे। द पिलर फॉर्म्ड इन एनी सीम और सेक्शन शाल नॉर्मली बी रेक्टेंगुलर इन शेप। पिलर्स का शेप कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगुलर होना चाहिए। नॉर्मली रेक्टेंगुलर ही रखना होता है। The distance between the centers of any two adjacent pillars left in a seam or section shall not be less than the specified in the table below, as corresponding to the depth of the seam or section from the surface at that point and the width of the galleries in the working in question. तो ये टेबल एक बार देख लेते हैं। ये टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल में हमको क्या क्या बोला है, तो यहाँ पे दिया गया है, ये है हमारा डेप्थ ऑफ वर्किंग। ये है डेप्थ ऑफ वर्किंग, ये है अपना गैलरी का साइज, विड्थ ऑफ गैलरी, और उसके हिसाब से आपका पिलर साइज क्या होना चाहिए। तो पिलर साइज देखिए, अगर आपकी डेप्थ ऑफ वर्किंग जो है, डेप्थ ऑफ वर्किंग फ्रॉम द सरफेस, डेप्थ ऑफ सीम फ्रॉम द सरफेस जो है, वो अगर 60 मीटर तक है, 60 मीटर से ज़्यादा नहीं है, तो और आपका अगर गैलरी साइज जो है वो गैलरी साइज 3 मीटर है, तो आपका सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर पिलर साइज 12 मीटर्स का होना चाहिए। अगर आप सेम डेप्थ पे अगर आपका गैलरी साइज बढ़ा रहे हो, गैलरी साइज 3.6 मीटर अगर हो रहा है, तो आपका पिलर साइज 15 मीटर का हो जाएगा। गैलरी साइज अगर 4.2 मीटर्स का है, तो आपका पिलर साइज 18 मीटर्स का हो जाएगा। और गैलरी साइज अगर 4.8 मीटर्स का है, तो पिलर साइज आपका 19.5 मीटर्स का हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका पिलर, आपका जो डेप्थ ऑफ वर्किंग जो है वो 60 to 90 अगर है, 60 से 90 के बीच में अगर है, 90 उसमें इंक्लूड हो गया, 60 इंक्लूड नहीं है, 60 यहाँ पे है, तो 61 से लेके 90 तक अगर है आपका डेप्थ ऑफ वर्किंग मीटर्स में, और आपका अगर गैलरी साइज जो है वो 3 मीटर्स का है, तो आपका पिलर साइज कितना होना चाहिए? सेंटर टू सेंटर 13.5 मीटर। गैलरी साइज अगर 3.6 मीटर है, तो आपका सेंटर टू सेंटर पिलर साइज होना चाहिए 16.5 मीटर। गैलरी साइज अगर 4.2 मीटर का हो रहा है गैलरी विड्थ, तो आपका पिलर साइज हो जाना चाहिए सेंटर टू सेंटर 19.5 मीटर। गैलरी विड्थ अगर 4.8 मीटर का हो रहा है, तो आपका पिलर साइज हो जाना चाहिए 21 मीटर्स का। अगर आपका ऑपरेशन जो है, मतलब डेप्थ ऑफ वर्किंग जो है, डेप्थ ऑफ वर्किंग 90 से लेके 150 तक है, 90 मीटर्स से लेके 150 मीटर्स तक, और आपका गैलरी साइज अगर 3 मीटर्स का है, तो आपका पिलर साइज हो जाएगा 16.5 मीटर। अगर आपका गैलरी साइज 3.6 मीटर का है, तो आपका पिलर साइज हो जाएगा 19.5 मीटर। अगर आपका गैलरी साइज 4.2 मीटर्स का है, तो आपका पिलर साइज हो जाएगा 22.5 मीटर्स। और अगर आपका गैलरी साइज 4.8 मीटर्स का है, तो आपका पिलर साइज हो जाएगा 25.5 मीटर्स। अगर आपका डेप्थ ऑफ वर्किंग जो है 150 मीटर से लेके 240 मीटर्स तक है, तो आपका पिलर साइज हो जाएगा 22.5 मीटर्स। अगर 3 मीटर गैलरी विड्थ है, तो गैलरी विड्थ अगर 3.6 मीटर है, तो 25.5 मीटर्स हो जाएगा।
गैलरी विड्थ अगर 4.2 मीटर्स है तो 30.5 मीटर्स आपका पिलर साइज हो जाएगा। गैलरी विड्थ अगर 4.8 मीटर्स है तो आपका 34.5 मीटर्स का पिलर साइज हो जाएगा। अगर आपका वर्किंग डेप्थ ऑफ वर्किंग जो है वो सरफेस से वो अगर 240 मीटर से लेके 360 मीटर तक अगर है तो 20 अगर आपका गैलरी साइज 3 मीटर्स का अगर है तो 28.5 मीटर्स का हो जाएगा आपका पिलर साइज। अगर आपका गैलरी विड्थ 3.6 मीटर का है तो आपका पिलर साइज हो जाएगा 34.5 मीटर्स का। अगर आपका गैलरी विड्थ 4.2 मीटर्स का है तो आपका पिलर साइज हो जाएगा 39.5 मीटर्स का। और आपका पिलर साइज गैलरी विड्थ अगर 4.8 मीटर्स का है तो पिलर साइज हो जाएगा आपका 45 मीटर्स का। सिमिलरली अगर आपका 360 मीटर्स से ज़्यादा अगर डेप्थ ऑफ वर्किंग है तो आप और आपका अगर गैलरी विड्थ है 3 मीटर्स का तो आपका पिलर साइज हो जाएगा 39 मीटर्स का। आपका गैलरी विड्थ अगर 3.6 मीटर का है तो पिलर साइज हो जाएगा 42 मीटर्स का। अगर आपका गैलरी विड्थ 4.2 मीटर्स का है तो पिलर साइज हो जाएगा आपका 45 मीटर्स का। और अगर आपका गैलरी विड्थ 4.8 मीटर्स का है तो आपका पिलर साइज हो जाएगा 48 मीटर्स का। ये टेबल आपको लर्न करना है गाइस। ये टेबल जब लर्न करेंगे तभी आप इसके ऊपर में कम से कम 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में। तो आपको ये टेबल लर्न करना पड़ेगा कि कौन से डेप्थ पे कौन सी गैलरी विड्थ पे आपका पिलर साइज क्या क्या दिया गया है। इसमें कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका रिवीजन करेंगे हम जब भी रिवीजन क्लासेस चालू होगी तो उसके बाद में इसका रिवीजन इसमें अच्छे से किया जाएगा, आपको याद भी करवा के दिया जाएगा। Next, the chief inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein exempt a mine or part thereof to form pillars in variance to that specified in the sub-regulation 3 and 4. चीफ इंस्पेक्टर आपको अलग डायमेंशन दे सकते हैं ये स्पेसिफाइड डायमेंशंस के अलावा भी अगर उनको लगता है तो। Nothing in sub-regulation 2, 3, 4 and 5 shall apply to workings in a mine made before 7th September 1926 and following provision shall apply to the workings made prior to said date except during the extraction or reduction of pillars. हाँ, अगर आपका जो वर्किंग है वर्किंग अगर आपने माइंड में किया है 7 सितंबर 1926 के पहले तो ये जो पिलर साइज से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपको अप्लाई नहीं होंगे। द फॉलोइंग प्रोविजन शैल अप्लाई टू द वर्किंग्स मेड प्रायर टू सेट डेट except during the extraction or reduction of pillars. If the distance between the center of adjacent pillars is smaller than the specified in the table subregulation 4, the pillars shall not be further reduced. आप उसमें अगर डीपिलरिंग नहीं कर सकते हैं उसका पिलर्स और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं अगर डायमेंशन जो है वो स्पेसिफाइड डायमेंशन से कम है तो पिलर साइज। नेक्स्ट, if the distance between the center of adjacent pillars is not smaller than the specified on the table under subregulation 4, the pillars shall not be so reduced as to render such dimensions smaller than the distance so specified or any distance required in this behalf by the chief inspector. अगर आपका पिलर डायमेंशन जो है वो पिलर डायमेंशन अगर जो यहाँ पे ऊपर में टेबल में दिए गए हैं उससे कम नहीं है तो आप उस पिलर्स को उसी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं जितना ये पिलर में दिया गया है और या फिर जो चीफ इंस्पेक्टर ने बताया गया होगा उतना ही डिस्टेंस आपको मेंटेन करना जरूरी है। द हाइट एंड विड्थ ऑफ द गैलरीज शैल नॉट बी फर्दर इंक्रीज्ड विदाउट द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द रीजनल इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयरिन। हाइट और विड्थ जो है अगर आपको गैलरीज की इंक्रीज करना है तो आप रीजनल इंस्पेक्टर के परमिशन से ही इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। इन द केस ऑफ ऑल वर्किंग्स वेयर इन द ओपिनियन ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर द डायमेंशंस ऑफ पिलर्स और गैलरीज आर सच एज टू रेंडर दैट क्रशिंग ऑफ पिलर्स और द प्रीमेचर कोलैप्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ द premature collapse of any part of the workings is likely to occur either before or during the extraction of pillar. He may, by an order in writing, require such modifications of the dimension aforesaid in respect of any future working as he may specify. In case of all workings, where in the opinion of regional inspector, the dimensions of pillar or galleries are such as to render that अगर रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि अभी फिलहाल में करंटली आपके पिलर का साइज और गैलरीज का साइज इस तरीके से है जो कि इन फ्यूचर वर्किंग में
क्रशिंग, पिलर का क्रशिंग या फिर प्रीमैच्योर कोलैप्स हो सकता है, तो उस केस में या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स अगर हो सकता है, तो वो आपको राइटिंग में मॉडिफिकेशंस करने के, डायमेंशंस को मॉडिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। रेगुलेशन नंबर 112, रेगुलेशन नंबर 112 डी पिलरिंग ऑपरेशंस के बारे में बता रहा है। नो एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर शैल बी कमेंस्ड, conducted or carried out except with the previous permission in writing of regional inspector and in accordance with such conditions as he may specify therein। रीजनल इंस्पेक्टर के परमिशन के अलावा कोई भी रिडक्शन और पिलर और एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स आप नहीं कर सकते। डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट करके आपको उनकी परमिशन के लिए वेट करना पड़ेगा। An application for permission under such regulation shall be accompanied by 2 copies of an up-to-date plan, 2 copies provide करने हैं up to date plan के, of the area where pillars are proposed to be reduced or extracted, showing the proposed extent of extraction and reduction of pillars, the manner in which such extraction or reduction is to be carried out, the thickness and depth of the seam, the nature of the roof and the rate and direction of dig। आपको दो कॉपीज प्रोवाइड करने हैं, जिस अप टू डेट प्लान के 2 कॉपीज प्रोवाइड करने हैं, जहाँ पे जिस जगह पे आपको पिलर डिपिलरिंग करना है, एंड उसके बाद में उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो उसमें आपको एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर्स, मतलब कितना परसेंटेज डिपिलरिंग करने वाले हैं, कितना परसेंट पिलर एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, एंड उसके बाद में किस तरीके से करने वाले हैं। उसके बाद में उसका सीम का थिकनेस, सीम की डेप्थ कितनी है, नेचर ऑफ रूफ कैसा है, डिपिंग का डायरेक्शन क्या है, क्या रेट में डिपिंग है उस सीम का, ये सारी चीज़ें आपको रीजनल इंस्पेक्टर को प्रोवाइड करनी है जब भी आप डिपिलरिंग के लिए परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। The extraction or reduction of pillar shall be conducted in such a way as to prevent as far as possible the extension of collapse or subsidence of the gouge over pillars which have not been extracted। आपको पिलर्स अगर डिपिलरिंग अगर स्टार्ट करनी है तो डिपिलरिंग इस तरीके से करना है, एज फार एज पॉसिबल द एक्सटेंशन ऑफ कोलैप्स और सबसिडेंस ऑफ द गूज ओवर पिलर्स विच हैव नॉट बीन एक्सट्रैक्टेड। नेक्स्ट, save as otherwise provided under subregulation 5, no pillar shall be reduced or split in such a manner as to reduce dimension of the resultant pillars below those required by regulation 111 or by any order made thereunder, nor shall any gallery so be heightened or as to extend 3 meter। Next, during the extraction of pillars, no splitting or reduction of pillars or heightening of galleries shall be effected for a distance greater than the length of 2 pillars ahead of the pillars that is being extracted or reduced। Next, provided that where pillar extraction is about to begin in a district, such splitting or reduction of pillars or the heightening of galleries shall be restricted to maximum 4 pillars। The width of the split galleries shall not exceed the width specified for galleries under the subregulation 4 of regulation 111। width 3 मीटर अगर दी गई है तो 3 मीटर ही रहेगी, 4.2 मीटर अगर दी गई है तो 4.2 मीटर ही रहेगी, width of galleries extend नहीं होगी। The regional inspector may by an order in writing and stating the reasons thereof relax or restrict the provisions of subregulation 4 of subregulation or subregulation 5 in respect of any specified working to such extent and on such conditions as he may specify therein। regional inspector आपको relax या restrict कर सकते हैं। where the method of extraction is to remove all the coal or as much of the coal as practicable and to allow the roof to cave in, the operation shall be conducted in such a way to leave as small an area of uncollapsed roof as possible with due regards to danger from an air blast or wetting on pillars
and suitable means shall be adopted to bring down the gulf at regular intervals wherever possible. जहाँ पे भी पिलर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, पिलर एक्सट्रैक्शन, कोल एक्सट्रैक्शन इस तरीके से करना है, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इस तरीके से रखना है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कोल जो है जितना भी पॉसिबल हो सकता है वो रिकवर हो जाए। एंड उसके बाद में रूफ जो है वो रूफ को टाइम टू टाइम केव करवाना है, जिससे कि एयर ब्लास्ट होने के चांसेस या फिर वेटनिंग ऑफ पिलर होने के चांसेस कम हो जाए, डेंजर्स कम हो जाए। Where the voids formed as a result of extractions are stored with the sand or other material, the owner, agent or manager shall on or before the 10th day of every month shall submit the regional inspector a statement giving the quantity of coal raised and the quantity of sand or other material stored in every district during preceding month. मैंने ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपको सैंड स्टोइंग से अगर पिलर एक्सट्रैक्शन करना है, केविंग मेथड नहीं है, स्टोइंग मेथड ऑफ डीप पिलरिंग अगर आपने यूज़ किया है, तो उसमें आपको हर महीने के 10 तारीख के पहले आपको रीजनल इंस्पेक्टर को एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है, जिस स्टेटमेंट में आपने ये मेंशन करना है कि लास्ट मंथ में आपने कितना कोयला रेजिंग किया है और कितना क्वांटिटी आपने सैंड स्टोइंग किया है, वो चीज़ आपको रीजनल इंस्पेक्टर को प्रोवाइड करवाना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड अदर देन बोर्ड एंड पिलर सिस्टम. No development or extraction of coal by a system other than board and pillar system shall be commenced, conducted or carried out except with the previous permission in writing of the chief inspector and in accordance with such conditions as he may specify therein. बोर्ड एंड पिलर के अलावा कोई भी और दूसरा मेथड आपको, मेथड ऑफ डेवलपमेंट और एक्सट्रैक्शन, आप पिलर एक्सट्रैक्शन आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, और अगर करते हैं तो आपको प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ेगी चीफ इंस्पेक्टर की, वो कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले. एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल बी मेड अकम्पनीड बाय 2 copies ऑफ एन अप टू डेट प्लान ऑफ एरिया वेयर सच डेवलपमेंट और एक्सट्रैक्शन इज प्रपोज्ड, showing details such as the manner and proposed extent of development और extraction. जो भी एप्लीकेशन आप इस ये करेंगे जिसमें बोर्ड एंड पिलर के अलावा दूसरी मेथड आप यूज़ करने वाले हैं, तो उस एप्लीकेशन के साथ में आपने 2 कॉपीज़ देने हैं प्लान के, अप टू डेट प्लान होना चाहिए, जहाँ उस एरिया का प्लान होना चाहिए जहाँ पे आप डेवलपमेंट या डीपिलरिंग करने वाले हैं, और उसमें आपने मेंशन करना है कि किस तरीके से, किस मैनर में आप डेवलपमेंट डीपिलरिंग करेंगे और क्या एक्सटेंट तक आप डेवलपमेंट और डीपिलरिंग करेंगे. तो दिस इज इट गाइस, इस पार्ट में इतना ही. ये था हमारा रेगुलर चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 2, और इसके आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट. वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच.